पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड पढ़े थे। टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम दो अभी टाइप बताए थे, क्राइस्टलाइन सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड को सुपर लिक्विड भी कहते हैं। क्यों कहते हैं पहले या क्या है पहले देखेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय सुपर लिक्विड और स्यूडो सॉलिड? स्यूडो सॉलिड माने आभासी सॉलिड, यानी वो पूरा सॉलिड कहेंगे ना पूरा लिक्विड। किस चीज को कहते हैं? सुपर लिक्विड क्या है समझेंगे। आपका भी एग्जामिनेशन में खूब ध्यान से सुनेंगे। ये एमॉर्फस सॉलिड जो कल देखे थे, जैसे ग्लास था, सिलिका था, उस तरह से, तो ग्लास जो है ये एमॉर्फस सॉलिड में नीचे की ओर धीरे धीरे फ्लो करने का गुण होता है। ऊपर से नीचे कौन बहता है? पानी ना बहता है। आप फ्लो के लिखते हैं हवा का बहना, फ्लो माने पानी का बहना ऊपर से नीचे। तो ऊपर से जो नीचे बहेगा उसको हम लोग लिक्विड जरूर कहेंगे। तो शीशा बहुत पुराना हो, पापा परदादा दादा परदादा के युग का हो, तो वह शीशा जो है ग्लास नीचे थोड़ा मोटा हो जाता है, ऊपर हल्का सा पतला हो जाता है, यानी ऊपर से नीचे उसमें बहने का गुण होता है। तो इस तरह के पदार्थ को, इस तरह के सॉलिड को हम लोग सुपर लिक्विड कहते हैं या स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड माने आधा सॉलिड आधा लिक्विड, आभासी सॉलिड हिंदी में कह सकते हैं। ये तो मोटा मोटी हम समझ रहे हैं। एग्जामिनेशन में हम गए तो इतना समझाएंगे, बात थोड़े बनाएंगे। हाउ टू राइट आंसर, वहां लिखना होता है सुटेबल, कम से कम भाषा का प्रयोग करें, अधिक से अधिक नंबर पाए। यही बारीकी है गेट गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन, परीक्षा में अच्छा नंबर लाने का। तो परीक्षा की भाषा सुनेंगे कि ऐसे हम लिखेंगे, द एमॉर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो थ्रू वेरी स्लोली in long time. Due to this, these are called supercooled liquid या pseudo solid। फिर एक बार सुन लेंगे, यह एमॉर्फस सॉलिड में धीरे धीरे नीचे की ओर बहने का गुण होता है, इसलिए वह उसको हम लोग स्यूडो सॉलिड या सुपरकूल्ड लिक्विड कहते हैं। जैसे शीशा है, शीशा धीरे 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 वह बहता है। तो परदादा के युग का अगर शीशा होगा तो नीचे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, ऊपर पतला हो जाता है। इसको हम लिख देते हैं इस तरह से, एमॉर्फस सॉलिड्स हैव टेंडेंसी टू flow through very slowly, धीरे धीरे, in long time, due to this they are called supercooled liquid और pseudo solid। एग्जाम्पल में लिख देंगे, ओल्ड ग्लास is an amorphous solid. Due to this it has tendency to flow very slowly, धीरे धीरे, and hence
becomes thicker in bottom compared with टॉप की अपेक्षा जो है नीचे जो है थिकर हो जाता है इन ए लॉन्ग टाइम, बहुत पुराना हो जाए शीशा तो वह नीचे थिकर हो जाता है। इसी को इस तरह से एक क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी के बुक में दिया है, इस तरह से ग्लास considered as super cool liquid explain वही लिख दें, इसका जवाब यही इसी में छिपा हुआ है, नहीं तो ऐसे लिख देंगे कि we know that glass is an amorphous solid. Due to this it has tendency to flow माने नीचे की तरफ बढ़ना, flow through very slowly and hence it is considered as super cooled liquid. इसमें से और क्वेश्चन भी लोग पूछ सकते हैं जो इसमें छिपा हुआ है। पुराना ग्लास जो है शीशा नीचे मोटा हो जाता है, ऊपर पतला क्यों हो जाता है, वैसे डब्ल्यू बना देंगे, अपने से लिख लेंगे या इसमें लिखाई हुआ है। फिर हम एक क्वेश्चन आगे देने जा रहे हैं। अभी थोड़ा देर पहले कहे थे कि ओल्ड ग्लास जो है बिकम्स थिकर एट बॉटम, एक्सप्लेन, ये डब्ल्यू दे दिए, अपने से विद्यार्थी लिखकर प्रैक्टिस करें क्योंकि उसी में हम आंसर लिख दिए थे। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ओल्ड ग्लास लुक्स मिल्की इन स्पाइट ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट। बहुत पुराना शीशा हो, यह भी दादा परदादा का युग का हो, तो जहां साफ दिखाई पड़ना चाहिए वह धुंधला सा दिखाई पड़ता है, क्यों? वह ट्रांसपेरेंट नहीं रहता है। उसी को दूसरे ढंग से कभी आया है, सम ऑफ द ग्लास ऑब्जेक्ट रिकवर्ड फ्रॉम एंशिएंट मोन्यूमेंट्स लुक मिल्की इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट। प्राचीन काल के इमारतों से पाया गया ग्लास का जो है सामान, वह भी जो है मिल्की हो जाता है, ट्रांसपेरेंट दिखाई देने के बावजूद ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं पड़ता है, क्यों? उसी को फिर एक और ढंग से है, सम ऑफ द वेरी ओल्ड ग्लास ऑब्जेक्ट अपीयर स्लाइटली मिल्की इंस्टेड ऑफ बीइंग ट्रांसपेरेंट। पुराना ग्लास माने शीशा जो है साफ दिखाई पड़ने के बदला धुंधला क्यों दिखाई पड़ जाता है, इस सवाल है। पहले सुने इसका आंसर सब लोग। कोई भी लिक्विड है, मान लेते हैं कि पानी में नमक घुलाकर डालकर चल दीजिए, तो कुछ दिन बाद छोड़ देंगे तो उसमें धीरे धीरे दाना जैसे नीचे बढ़ जाता
जाता है, जो नीचे दाना जैसे बढ़ जाता है उसको हम लोग क्राइस्टलाइजेशन कहते हैं। खूब ध्यान से सुनेंगे। यानी जब कोई लिक्विड हो उसमें कोई प्योर वाटर नहीं हो, उसमें कुछ ना कुछ घुला हुआ हो, तो उसमें के पदार्थों का कुछ क्राइस्टलाइजेशन हो जाता है। छोटा छोटा दाना बनना जो है क्राइस्टलाइजेशन कहलाता है। ये लेवल में प्रैक्टिकल में करना है। तो जब हम मान लिए हैं कि यह ग्लास जो है सुपरकूल लिक्विड है, स्यूडो सॉलिड है, तो बहुत दिन बीतने पर उसके भी कुछ पार्टिकल्स का क्राइस्टलाइजेशन हो जाता है, माने क्राइस्टल अंदर बनने लगता है। इसी कारण वो साफ नहीं दिखाई पड़के धुंधला हो जाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा? सम पार्टिकल्स ऑफ ओल्ड ग्लास crystallizes. Due to this, it looks milky instead of being transparent. आंसर इसका लिख देंगे। इस पुराने शीशा के कुछ पार्टिकल जो है क्राइस्टल बन जाते हैं, जिस कारण से वह साफ नहीं दिखाई पड़ता है, पारदर्शक नहीं दिखाई पड़ करके यह धुंधला हो जाता है, मिल्की हो जाता है। इसे लिख देंगे some of the particles of glass crystallizes क्यों crystallize हो गए? because glass is a supercool liquid। सुपरकूल लिक्विड हुआ, स्यूडो सॉलिड है, स्यूडो सॉलिड। इसी कारण से वह मिल्की हो जाता है। ड्यू टू दिस it looks milky instead of being transparent। हो गया। या एग्जामिनेशन में कोई सीबीएसई के विद्यार्थी गया, इतना शब्द नहीं बुझा रहा है गया, तो सीधे एक लाइन में लिख देगा और इसका जवाब लिखना हो, एक लाइन में जवाब लिख देगा दिस इज ड्यू टू सम क्राइस्टलाइजेशन। हो गया। सीबीएसई इतना ही लिखा हुआ, सम क्राइस्टलाइजेशन इतना भी लिख देता है तो उसको फुल मार्क्स मिल जाता है। इतना नहीं बुझा तो इतना भी लिख देंगे तो सीबीएसई के विद्यार्थियों को नंबर दे दिया जाता है। अब हम लोग आगे चलेंगे, कुछ इसमें आगे जाने क्या है। अगला टॉपिक देखेंगे एन आइसोट्रोपिक और आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड क्या कहलाता है। एन आइसोट्रोपिक माने अनआइसोट्रोपिक माने नॉन आइसोट्रोपिक। ऑन जो है नकारात्मक का बोध करता है, आइसोट्रोपिक और नॉन आइसोट्रोपिक पता है। कुछ सॉलिड के वैसे प्रॉपर्टीज जो उनके डायरेक्शंस बदल देने से बदल जाते हो या डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंस वैल्यू होते हो, उस तरह की प्रॉपर्टी का नाम है एन आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। अभी भी नहीं दिया होगा दिमाग में। सपोज कर लो कि 10th का विद्यार्थी है, यह एक लोहा का तार है, इस तरह से यहां जोड़ दे और यहां जोड़ दे, या दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले कुछ आएगा। फिर इस ऐसे जोड़ दे तो पोटेंशियल इसका क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस माने रेजिस्टेंस, हमको कहना रेजिस्टेंस। इस तरह से निकाले इसका रेजिस्टेंस तो और कम हो जाएगा, क्योंकि चौड़ाई बढ़ गया इसका। सीधे यहां से यहां पर जा पार कर जा रहा, देखिए इतना पर किए तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। आइए यहां तार यहां जोड़ दे तो रेजिस्टेंस घट गया। तो कुछ है
सॉलिड के ऐसे गुण होते हैं, ऐसे प्रॉपर्टीज होते हैं जो सॉलिड का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए तो वह चेंज हो जाए, चाहे भिन्न भिन्न डायरेक्शन में भिन्न भिन्न वैल्यू आवे, तो उसको हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, एनाइसोट्रोपिक। जैसे रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माने म्यू जो पढ़ते हैं, जैसे ग्लास ले लिए, उसका केवल डायरेक्शन थोड़ा चेंज कर देंगे, वहां भी बदल जाता है, रेजिस्टेंस भी बदल जाता है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं, एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी। यह क्यों होता है थोड़ी देर बाद बताते हैं, पहले इसका डिफिनेशन आया तो बढ़िया से एग्जामिनेशन में कैसे लिख देंगे। सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सच है, एक दो दे दीजिए, रेजिस्टेंस, कोमा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स changes in change of direction of solid are called anisotropic properties. And such type solids are called anisotropic solid। यह क्यों ऐसा हो गया एनाइसोट्रोपिक, क्यों क्राइस्टलाइन सॉलिड? इसका एग्जांपल दे दे रहा है। क्राइस्टलाइन solids are anisotropic in nature because in different direction the number of arrangement of particles are different। पहले ये क्या लिख दिया समझ लीजिए। क्राइस्टलाइन सॉलिड जो है हम लोगों का एनाइसोट्रोपिक नेचर का होता है कि पहले देखेंगे। सपोज के लिए कर लेंगे कि सभी लोग यह फील्ड में खड़े हुए हैं, असेंबली में वंदना कर लिए, प्रार्थना करने के लिए खड़े हुए फील्ड में। एक जो है एक टीचर कोई बीच में से चला गया, एकदम सीधे बीच में से लाइन से निकला, तो बीच में से मान लेते हैं कि यहाँ से लंबाई है बहुत दूर तक, तो इतने विद्यार्थियों से टकराए। कोई जो है सीधे गया, आप कुछ लंबाई में है तो ये इस डायरेक्शन में चला जाए तो कम से टकराएगा, कोनो तिरछा निकल जाए तो और कम से टकराएगा या ज्यादा से टकराएगा। तो अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स का अरेंजमेंट मिलेगा।
इट में सोन है, इसको इट में सोन है तब समझ में आ जाएगा, सोन एज। देखेंगे एक मान लेते हैं कोई सॉलिड है, क्राइस्टलाइन सॉलिड दो तरह का चीज से बना हुआ है, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स देखा जाए बराबर बराबर बनाइएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। यह कोई सब्सटेंस है, उसका एक पार्टिकल माने एक चीज दो चीज से बना हुआ है, एक इस तरह का एक पार्टिकल ऐसा है जो डीप कर दे रहा है। मान लेते हैं कि कोई आदमी जो है या कोई रे जो है या कोई करंट मान लीजिए कि इस तरह से हम भेज दिया है, इस तरह से हम भेज रहे हैं ऐसे सीधे, तो इतने पार्टिकल से 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्टिकल से टकराए करंट भेजते हैं, तो करंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने पार्टिकल से चाहे उस मटेरियल के पार्टिकल से मान इलेक्ट्रॉन से टकराते हैं, प्रोटॉन से टकराते हैं मान लेते हैं, तो या ऐसे गए तो इतना पार्टिकल से कोई जो है मान लेते हैं कि इस तरह से एक तिरछा निकल रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से घट जाएगा चाहे बढ़ जाएगा, चाहे यहीं से कोई निकल गया, तो पार्टिकल से संख्या डायरेक्शन जहां चेंज किए कि चेंज हो जाता है, इसलिए यह एनाइसोट्रोपिक नेचर का हो गया। ये दो तरह का पार्टिकल है इस तरह से, यहाँ यह जो है अलग पार्टिकल है, यह अलग पार्टिकल है, एनाइसोट्रोपिक का यह डायग्राम हो गया, एनाइसोट्रोपिक याद रखिए। यानी ऐसा फिजिकल प्रॉपर्टी जो डायरेक्शन चेंज कर दे तो यह चेंज हो जाए, या डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होते हो, वो उस तरह का प्रॉपर्टी का नाम हो जाता है एनाइसोट्रोपिक। उसमें रेजिस्टेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, यह और एग्जांपल हम लोग लिख देंगे क्राइस्टलाइन सॉलिड। अब देखेंगे आइसोट्रोपिक। अब आइसोट्रोपिक वैसे ही जो हर डायरेक्शन में क्या हो सेम हो, ऐसे लिख देंगे। अब देखेंगे यह आइसोट्रोपिक वैसे ही सम फिजिकल प्रॉपर्टीज such as वही लिखेंगे रेजिस्टेंस एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यह कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी या सच एज रेजिस्टेंस है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ऑफ लिखते हैं, ऑफ सॉलिड which है सेम वैल्यू in all direction are called isotropic properties, and such type of the solid are called
एग्जाम्पल में लिख देंगे एमॉर्फस, उसमें क्राइस्टलाइन लिखे थे एमॉर्फस solids are isotropic in nature because in all direction the arrangement of particles are irregular। समझ लेंगे, समझाते हैं कि हर इस दिशा में एक ही जैसा दिखाई पड़ेगा। मान लेते हैं कि यह बारात में आप गए हुए, पूरा बारात है और बारात में एक छोटा सा लड़का भीड़ में घुस रहा है, तो जिधर जाएगा या आप भी जिधर जाइएगा उतना ही भीड़ मिलेगा। क्यों उतना ही मिलेगा? कि वहां पर क्राउड जैसा भीड़ है, मेला में चले गए, वहां पर कोई अरेंज नहीं है, इसलिए जिधर जाइएगा वो उतना ही भीड़ मिलेगा, उतना ही पार्टिकल्स मिलेगा। ड्यू टू दिस एमॉर्फस सॉलिड जो है इसी के समान होते हैं, यानी वे किस नेचर का होता है? आइसोट्रोपिक नेचर का होता है। ये आज का लेक्चर इतना ही पर समाप्त होता है। अगले दिन हम लोग क्राइस्टलाइन और एमॉर्फस में अंतर समझेंगे क्या होता है।